Now we will come towards chapter 4 of Indian Constitution, which talks about the Union Judiciary. Okay, तो इसमें मेजरली हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में. ओके, अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 124 पे, जो बोलते हैं दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, अब इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितने जजेस होंगे, इसके बारे में भी क्लॉज 1 में बताता है कि चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर जजेस. बट अब ये नंबर जो है ये बढ़ गया है. अब यहाँ पे 33 प्लस 1 का कॉन्सेप्ट है, यानी 1 चीफ जस्टिस एंड अदर 33 जजेस हो सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में. तो ये 7 जजेस जो हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये 7 जजेस जो हैं तब की लिमिट थी. अब इसे बढ़ा दिया गया. अब हम आते हैं इसे क्लॉज 2 के ऊपर, जो बोलते हैं दैट एवरी जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. तो हमको बस में यही चीज याद रखनी है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं. इसमें आगे बढ़ते हैं हम. आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स as the president may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of 65 years. तो हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसका हम बोलते हैं कॉलेजियम प्रोसीजर. अभी जो कॉलेजियम प्रोसीजर है इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी उल्लेख नहीं है. कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी बात नहीं करता है. ये जजेस के जो जजमेंट्स आई हैं हमारी इन रिसेंट पास्ट, उनके जजमेंट्स के थ्रू ही ये मैकेनिज्म डेवलप हुए. एंड जब हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तब हम उन सारे के सारे जजमेंट्स को पढ़ेंगे. बट अभी हमको प्रीलिम्स के हिसाब से ये चीज़ याद रखनी है कि मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की. वो एज है 65 ईयर्स. 65 ईयर्स के एक दिन भी ज़्यादा एक सुप्रीम कोर्ट जज काम नहीं कर सकते हैं. ओके, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है. प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछते हैं. ओके, अगर किसी जज को रिजाइन करना है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो वो रेजिग्नेशन अपना भेजेगा प्रेसिडेंट को. ओके, या भेजेंगे प्रेसिडेंट को. ये जो एज है जज के रिटायरमेंट की, ये पार्लियामेंट बढ़ाया घटा भी सकती है, बट अभी तो 65 ईयर्स ही है ये. अब हम आते हैं इसके क्लॉज 3 के ऊपर. ये बोलते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए. इसमें लिखा हुआ है कि या तो उनके पास 5 ईयर्स का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट, दैट इज वो हाई कोर्ट में 5 ईयर्स तक जज रह चुके हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो 10 ईयर्स तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है. इन तीनों में से एक भी क्वालिफिकेशन वो पूरी करते हैं, देन ही कैन बिकम अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज. ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 4 के ऊपर. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस except by an order of the president passed after an address by each house of parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of members present and voting. इसका क्या मतलब है? अगर आपको एक जज को इम्पीच करना है, यानी कि उनको हटाना है आपको, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ही वो हो सकता है. लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी इस इम्पीचमेंट को सपोर्ट करती है. सपोज लोकसभा में हमारे अगर 550 मेंबर्स हैं तो 275 प्लस मेंबर्स जो हैं लोकसभा के, और अगर हमारे राज्यसभा में सपोज 250 मेंबर्स हैं तो 125 प्लस मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा
इनको सपोर्ट करना पड़ेगा इम्पीचमेंट को, तभी एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट के उनको हटाया जा सकता है। अब इसकी एक रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के अलावा एक और रिक्वायरमेंट है कि सपोज फॉर एग्जांपल लोकसभा में उस दिन सिर्फ 66 मेंबर्स ही बैठे हुए थे। जिस दिन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चालू थी, चल रही थी, उस दिन सिर्फ 66 मेंबर्स ही बैठे हुए थे हाउस में, लोकसभा के। अब 66 में से भी 2/3 लोगों को इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि 66 का 2/3 कितना होता है? 44। तो 44 लोकसभा मेंबर्स को जो उस दिन वहां पे बैठे हुए थे उनको भी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव हो सकते हैं। एंड सेम इज द रूल विद राज्यसभा एज वेल। सपोज राज्यसभा में भी 66 लोग ही बैठे हुए थे उस दिन जिस दिन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो इसमें से भी 2/3 जो हैं मेंबर्स उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स को। ओके, अब इसका जो क्लॉज 6 है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 6 बोलता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करेंगे? उनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है और उनको ओथ भी हमारे प्रेसिडेंट ही दिलवाएंगे। अब इसके क्लॉज 7 को भी हम पढ़ लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी कि आफ्टर ही रिजाइंस और आफ्टर ही सीजेस टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद वो कहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते? उसके बाद वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं इसका आर्टिकल 125 में, जो कि बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको सैलरी कहाँ से कितनी सैलरी मिलेगी उन्हें, इसके बारे में कौन डिसाइड करेगा? इसके बारे में डिसाइड करेगी हमारी पार्लियामेंट। तो यही हमारा आर्टिकल 125 बोलता है। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 126 के ऊपर। इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। आर्टिकल 126 सेज कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, अगर सपोज उनकी हेल्थ में कोई इशू आ गया और वो कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं, उस केस में प्रेसिडेंट जो है एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट कर सकते हैं, जब तक हमारे पुराने सीजीआई जो हैं वो ठीक नहीं हो जाते हैं। सो न्यू सीजीआई कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये चीज हमें याद रखनी है और ये आर्टिकल 126 में हो सकता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 127 के ऊपर, जो कि बात करता है एड हॉक जजेस के बारे में। अब अगर सीजीआई को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ और जजेस की जरूरत है, तो सीजीआई जो है वो प्रेसिडेंट से कंसेंट लेने के बाद, उनसे कंसल्टेशन करने के बाद क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट के किसी भी जज को बोल सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाइए। उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे भी कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद हाई कोर्ट के कोई भी जज को हम सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, तो ये एड हॉक जजेस होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमें आर्टिकल 127 में दिया हुआ है। अब ये जो जजेस हैं ये हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 साल के लिए अपॉइंट कर दें या 3 साल के लिए अपॉइंट कर दें। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही अपॉइंट होते हैं बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, इनका पूरा टेन्योर नहीं होता, जैसे बाकी जो सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं उनका तो हमने पढ़ाई है, तब तक वो जज रहेंगे जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। बट हमारे एड हॉक जजेस जो हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। ओके, आर्टिकल 128 बोलता है कि आप रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उनको भी बुला सकते हो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। ओके, उनको भी अपॉइंट हमारे सीजीआई ही करेंगे प्रेसिडेंट से कंसेंट लेने के बाद। ओके, और ये जो जजेस हैं हमारे एड हॉक जजेस जो हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज की जो अलाउंसेस होती हैं वो सारी अलाउंस मिलेगी, यानी जितनी भी प्रिविलेज होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो सारी प्रिविलेजेस
इन जजेस को भी मिलेगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 129 के ऊपर, जो कि बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके खिलाफ आप इंसल्टिंग रिमार्क्स करते हैं, देन आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती हैं। एंड इसका क्या मतलब है कि आपके खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है। सो दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट concept is given in Article 129 of Indian Constitution. Okay, ये चीज हमें याद रखनी है। अब हम आते हैं इसका आर्टिकल 130 पे, जो कि बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो क्या होगी, वो प्लेस होगी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट हमारी दिल्ली में बैठेगी। ओके, लेकिन इसमें एक और चीज लिखी हुई इंटरेस्टिंग, कि अगर हमारे सीजीआई चाहे तो दिल्ली के किसी बाहर जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे स्कोप अभी भी खुला हुआ है कि फ्यूचर में दिल्ली के बाहर जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी सिटिंग हो सकती है, अगर वहाँ के सीजीआई उस टाइम जो सीजीआई होंगे अगर वो चाहें तो। ओके, तो ये चीज हमें आर्टिकल 130 बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 131 पे, जो कि बात करता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कौन से केसेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, उनके बारे में आर्टिकल 131 बात करता है। इन केसेस में ऐसा नहीं होगा कि पहले ट्रायल कोर्ट में आए हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील हो रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ही ओरिजिनली ही सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड दिस इज गिवन इन आर्टिकल 131। प्रीलिम्स में ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हाईलाइटिंग दिस। आर्टिकल नंबर पूछ लेते हैं हमसे। अब हम देखते हैं कि कौन से डिस्प्यूट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले सुन सकते हैं। इसका ए बोलता है डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर स्टेट। तो सपोज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है या दोनों है, इस केस में जो भी प्रोसीडिंग्स होगी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आएंगी। बी इसका बोलता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि केस चल रहा है ऐसे कि यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी मैंने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दिया था, बट ऐसा नहीं आता केस, हमेशा यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से आता है। ओके, तो आई करेक्ट माई सेल्फ, यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा फुल फॉर्म में लिखनी है। यूपी एमपी नहीं लिखना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लिखना है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक साइड पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, एंड सेकेंड साइड पे एमपी है। तो ऐसा भी हो सकता है। ये जो केस है दिस विल ऑल्सो बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट। बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ये तो ईजी है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, सपोज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो केस है ये भी सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा। तो यही चीज हमें समझनी है बस आर्टिकल 130 में और 131 में। अब जो 131 ए है ये रिपील हो चुका है, एंड वी डोंट हैव टू रिमेंबर दिस एंड वी डोंट हैव टू रीड दिस। अब हम आते हैं इसका आर्टिकल 132 के ऊपर, जो कि बात करता है एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में केस जो है अपील के थ्रू कैसे आएगा, इनके बारे में हमारे आर्टिकल 132, 133 एंड 134 बात करते हैं। They talk about appellate jurisdiction of court. 132 में जनरल एक बात बोली गई है कि अपील तभी आएगी सुप्रीम कोर्ट में when there is a substantial question of law। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इस केस में एक substantial question of law है, तभी सुप्रीम कोर्ट में अपील आ सकती है। हाई कोर्ट को एक सर्टिफिकेट साइन करना पड़ेगा, जो कि 134A में है। अगर वो सर्टिफिकेट साइन करती है that there is a substantial question of law, तभी केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा।
ये हमारा आर्टिकल 132 बोलता है। आर्टिकल 133 जो है वो बोलता है कि कौन से सिविल केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। सिविल केसेस के बारे में आर्टिकल 133 बात करता है और 134 बात करता है कि कौन से क्रिमिनल केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपील के थ्रू आ सकते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं 132 पे। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाई कोर्ट को अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ लगता है और वो सर्टिफिकेट दे देती है तभी जो है सुप्रीम कोर्ट में केस आ सकता है। ये केस सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। अब हम आते हैं इसके 133 के ऊपर जो कि बात करता है अपील इन सिविल मैटर्स। तो सिविल मैटर्स में अपील तभी होगी जब देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी केस में उसका महत्व है, उसका जो महत्व है वो पूरी जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया के लिए है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तब हाई कोर्ट परमिट कर सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लीजिए। ओके, 20 का ये बोलता है दैट इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट को जनरली लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है। अब हम आते हैं आर्टिकल 134 के ऊपर जो कि बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील के जरिए क्रिमिनल केस कब आ सकता है। व्हेन अ क्रिमिनल केस कैन कम टू सुप्रीम कोर्ट थ्रू अपील। इसका हम पढ़ते हैं ए। व्हेन हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ an accused person and sentenced him to death। सपोज हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इन्होंने एक पर्सन को एक्विट कर दिया था, बरी कर दिया था। इसके बाद क्या होता है, अपील जाती है इस एक्विटल के खिलाफ और हाई कोर्ट इसी पर्सन को जिसको एक्विटल मिला था पहले, इसको डेथ पेनल्टी दे देता है। ये बहुत ड्रास्टिक हो गया, एक्विटल से सीधा डेथ पेनल्टी। इस केस में बोला गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट अपील कर सकते हो। ओके, बिकॉज थोड़ा ग्रेव एक सिनेरियो हो चुका है एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली अपील करोगे। यहाँ पे बी है इसका, इफ हाई कोर्ट हैज withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death। ये भी एक सिचुएशन के बारे में बात करता है कि सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा केस चल रहा था और हमारी हाई कोर्ट क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलती है कि आप इस केस को मत सुनिए और वो विड्रॉ कर लेते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस को एंड इस केस को वो खुद सुनने लग जाती है। एंड जब हाई कोर्ट खुद इस केस को सुन रही थी उस टाइम में जब डिसीजन आता है तब हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी। इस केस में भी एज अ मैटर ऑफ राइट आपके पास हक है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप अपील करिए। अब हम आते हैं इसके सी के ऊपर जो कि बोलता है कि अगर 134A के अंडर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देती है कि ये केस को सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केस में एक अपील जा सकती है। तो इन्हीं केसेस में एज अ मैटर ऑफ राइट आपके पास हक है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का। लेकिन अगर और कोई भी केस है क्रिमिनल या फिर सिविल, तब आपको सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। आर्टिकल 136 के अंडर हम पढ़ेंगे अभी, वो आपको सुप्रीम कोर्ट में कन्विंस करना पड़ेगा एंड अगर सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो जाती है तभी आपकी अपील को सुना जाएगा। ओके, लेकिन ये जो भी हम सर्कमस्टेंसेस पढ़े हैं यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपका केस डायरेक्टली अपील में जा सकता है। अब हम आते हैं 134A के ऊपर। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट विल सर्टिफाई दैट ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट को अपील में सुनना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है। ये जो सर्टिफिकेट है ये हाई कोर्ट अपने आप से खुद से ही दे सकता है या फिर अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन लगाती है उस एप्लीकेशन के जवाब में भी हाई कोर्ट सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकता है। 134A में एक और चीज में हमको देखनी है कि यहाँ पे
जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर, तीनों के तीनों अगर हाईकोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए भेज सकती है। यानी कि एक ऑर्डर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई कर सकती है इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज। अब हम आते हैं आर्टिकल 135 के ऊपर, जो कि बोलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कोई केस चल रहा था, उनकी अपील आपको करवानी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये जो प्रोसीजर गिवन है उसके जरिए अपील कर सकते हो। यानी कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले ब्रिटिश टाइम्स में हमारा होता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो पहले अपील जाती थी हाई कोर्ट से फेडरल कोर्ट में। तो आर्टिकल 135 बोलता है कि अब हम बस इतना करेंगे कि अपील जो है वो जाएगी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज फेडरल कोर्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। अब हम आते हैं आर्टिकल 136 के ऊपर, जो कि बात करता है स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक स्पेशल लीव ऑफ अपील भी दे सकती है किसी भी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर लेके आने के लिए। इसको नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं SLP। आप देखते हो कि जो काफी सारे वकील, अगर आपकी उनसे बात होती है, देन यू मस्ट बी नोइंग कि SLP सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एक एप्लीकेशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट में आप लगाते हो। ओके, तो ये चीज आर्टिकल 136 में गिवन है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई जो हमारी SLP है ये कौन सा आर्टिकल में गिवन है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो, एंड यू मस्ट रिमेंबर कि आर्टिकल 136 के में जो है SLP का कॉन्सेप्ट गिवन है। जो आपको मैं आर्टिकल्स हाईलाइट करता हूँ ना कि ये प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, इनको आप दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है। ओके, बाकी आर्टिकल्स को भी याद कर लेना, बट इट्स नॉट वेरी नेसेसरी, बिकॉज इतना एग्जाम में उनको पूछा नहीं गया है। बट जो जो पूछा गया है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, उनको आपको याद रखना है। तो यही चीज हमको 136 बोलते हैं कि अगर आपका केस 132, 133 एंड 134 में नहीं आ रहा है, तभी भी आपके पास राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट को प्रे कर सकते हो कि सर मेरा मैटर बहुत ज़्यादा ग्रेव है, आप प्लीज़ इसको सुन लीजिए। एंड सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड करेगा कि इनकी बात मेरिट्स पे सुननी चाहिए या फिर नहीं सुननी चाहिए। ओके, इसमें जो क्लॉज 2 है वो भी इंपॉर्टेंट है कि एक कोर्ट मार्शल, यानी कि जो आर्मी के कोर्ट्स होते हैं, उनके डिसीजन के खिलाफ आप SLP फाइल नहीं कर सकते हो। ओके, तो आप सुप्रीम कोर्ट उन केसेस में अप्रोच नहीं कर सकते हो थ्रू आर्टिकल 136। अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 137 के ऊपर, जो सिंपल सी बात बोलता है, इट टॉक्स अबाउट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जज बेंच, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने केस में डिसीजन सुना दिए, तो इसके खिलाफ कोई अपील हो सकती है? यहाँ पे अपील नहीं हो सकती है, बट आर्टिकल 137 बोलता है कि इसी केस का रिव्यू हो सकता है, इस चीज को रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू करेगा और वो ये चीज देखेगा कि जजमेंट इस केस में सही है या फिर गलत है। नॉर्मली आप देखोगे कि रिव्यू में ज्यादातर केसेस जो हैं उनको चेंज नहीं किया जाता है, वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम पास किए थे उसको वैसे ही रखा जाता है। नॉर्मली यही ट्रेंड है हमारा। तो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स इज इन आर्टिकल 137। अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 138 के ऊपर, जो कि सिंपल सी बात बोलते हैं कि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बढ़ा सकती है। आपको ये चीज याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एग्जिस्टिंग पावर्स हैं उनको कम तो नहीं किया जा सकता है, बट यस अगर उनको बढ़ाना है तो पार्लियामेंट ये डिसीजन ले सकती है। आर्टिकल 138 उनको परमिट करता है। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 139 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट मेकिंग पावर है, रिट इशूइंग पावर है, उस पावर को एक्सटेंड कर सकती है। हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 में कि 5 टाइप ऑफ रिट्स होती हैं, यहाँ पे भी लिखा है वो, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्टियो रेरी। ये थोड़ा टंग ट्विस्टर है हमेशा से। सो 32 में हमको पर्पसेस दिए हुए थे जिन पर्पसेस के लिए ये रिट इशू हो सकती हैं,
बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन पर्पसेस को बढ़ा भी सकती हैं एंड कुछ और सर्कमस्टांसेस में भी रिट इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोल सकती है। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल 139 बोलता है।